जब तक तुम यहां हो तब तक मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूं। ये शब्द डेविड बेरी के थे, जो एक टाइम पे काला पानी में जेलर था। जरा सोचिए, कितना ज्यादा घमंड, कितना ज्यादा पावर, कितना ज्यादा जुनून उस इंसान के अंदर भरा हुआ होगा, जो कि खुद को एक डोमी गॉड मानता था। और ये भी सोचिए कि वो इंसान जो इस तरह का बात करता होगा, वो कैदियों को किस तरह का पनिशमेंट देने में बिलीव करता होगा। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह का टॉर्चर किया जाता था सेलुलर जेल के जितने सारे बंदी थे, लेकिन अभी तक वो टॉर्चर का अंत नहीं हुआ है। देयर आर सम पेन्स व्हिच आर रिमेनिंग। चलिए जानते हैं और किसी तरह उन बंदियों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। लेट्स सी। काला पानी में फ्रीडम फाइटर्स को तड़पाने के लिए अंग्रेज इस हद तक पागल हो चुके थे कि उनको तड़कवाने की जो अलग अलग चीजें थी, जैसे कि चेन हुआ, बेड़ियां हुआ, और टॉर्चर करने की डिवाइस जैसे टिकटिकी हुआ या फिर कोल्लू का बेल हुआ, ये सारे के सारे चीज वो इंग्लैंड से इंपोर्ट करके भारत ला रहे थे ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मतलब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की किस तरह का सोच रहा होगा इंसानों को तड़पाने के लिए। एक दिन में कैदियों को सेलुलर जेल में 23 घंटा बंद रखा जाता था और सिर्फ 1 घंटा छोड़ा जाता था नेसेसिटी काम के लिए। जब वो लोग वर्कशॉप पे काम भी करते थे तब भी उनको एक कन्फाइंड एरिया में बंद करके काम किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ अपना जो कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के लिए। आप सिर्फ जनरल भाषा में हगने मुतने के लिए बोल सकते हो। सिर्फ 1 घंटा दिन में छोड़ा जाता था, 23 घंटा उनको बंद करके रखा जाता था उस वक्त। काला पानी में सिक और अनफिट होने के बाद कैदी जब डॉक्टर के पास जाते थे कुछ राहत के लिए, कुछ भी राहत नहीं मिलता था। उल्टा डॉक्टर्स जानबूझकर उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता था ताकि उनको और तड़पा जाए, जबकि असल में प्रिजनर उस वक्त कंप्लीटली अनफिट और सिक होता था। उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता था, फिर भी उनको जानबूझकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता था ताकि वार्डन उन्हें बहुत ही ज़्यादा तड़पाए और तड़पाए। काला पानी में टॉर्चर करते वक्त अगर किसी भी प्रिजनर का डेथ हो जाता था या फिर किसी को फांसी मिलता था या फिर किसी और कारणवश किसी का मौत हो जाती थी, तो उनका कोई लास्ट रिचुअल, अंतिम संस्कार नहीं होता था। सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि बड़ा दुख लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि देश के लिए जान देने वाला एक इंसान को आखिरी वक्त में 4 लोग नहीं रहते थे कंधा देने। फांसी घर के नीचे से एक खुफिया रास्ता निकाल के जाके समुंदर के पास खुलता था। जब भी कोई स्वाधीनता संग्रामी की मौत होती थी तब उनकी लाश को ले जाके उसी खुफिया रास्ते के थ्रू समुंदर के पास लिया जाता था और एक बड़ा सा पत्थर उनके शरीर के साथ बांध के उनको समुंदर के अंदर फेंक दिया जाता था। कोई लास्ट रिचुअल नहीं होता था, कोई अंतिम संस्कार नहीं होता था। काला पानी की सेल्स इतना ज़्यादा आइसोलेटेड यानी कि एकांत रहता था कि लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बरसों लग जाते थे। एक बहुत ही अच्छा बात यह है कि सावरकर के दोनों भाई एक ही जेल में थे, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ मिलने के लिए पूरा 2 साल लग गया था। काला पानी में अत्यधिक अमानवीय अत्याचार के कारण कई सारे कैदी एंग्जाइटी यानी कि अत्यधिक चिंताग्रस्त, डिप्रेशन यानी कि अवसाद, और पैरानोया यानी कि बिना कारण अत्यधिक दूसरे के ऊपर संदेह करना जैसे कई सारे डिजीज के शिकार होते थे। और ये सारे डिजीज क्या उनके दिमाग पे ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ता था कि आइदर वो लोग सुसाइड कर लेते थे या फिर उनको लॉन्ग टर्म डिजीज जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, PTSD जैसे डिजीज हो जाता था, जिसके साथ वो सारा जिंदगी जूझते रहते थे। बारिश के दिनों में काला पानी के जो कैदी थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। सेल के अंदर लीक होके बाहर से पानी आ जाता था, जिसके कारण सेल जो होता था डैम्प रहता था, आर्द्र रहता था, और सेल के अंदर कोई लाइट भी नहीं थी। तो क्या होता था, कई बार ऐसा होता था कि बाहर के जो बिच्छू होते हैं, स्कॉर्पियन होते हैं, वो चले आते थे। वो क्या करते थे, कैदियों को काट लिया करते थे, जिसके वजह से कई बार कैदियों को बुखार होता था। लेकिन लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के वजह से उनकी कई बार मौत हो जाती थी। कहते हैं अगर किसी घर को तुम जानना चाहते हो
तो उस घर का एक सदस्य के बारे में जान लो, पूरा घर के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। उसी तरह अगर काला पानी को जानना है तो काला पानी में जो लोग टाइम बिता के आए हैं, वो पॉलिटिकल प्रिजनर, उनके बारे में जान लो। अल्टीमेटली तुमको पता चल जाएगा कि काला पानी किस नर्क का नाम था। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर थे जो 10-10, 20-20 साल वहां पे काट के जिंदा वापस आए थे। चलिए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट और जिनके बारे में लिखा गया है उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। उससे पता चल जाएगा कि काला पानी किस नर्क का नाम था। लेट्स सी। 1909 से लेके 1931 तक सेलुलर जेल में एक जेलर रहा जिसका नाम था डेविड बेरी। ये आदमी एक तरह का साइको आदमी ही था। इसको ये लगता था कि कोई भी अगर इंग्लैंड की क्वीन के अगेंस्ट जाएगा उसको तड़पाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वो खुद को एक डमी भगवान मानता था। वो सारे के सारे कैदियों को हमेशा बोलता रहता था कि हमें ऊपर एक भगवान है और नीचे इस जेल में मैं तुम्हारा भगवान हूं। मतलब एक नंबर का घमंडी और क्रूएल आदमी था डेविड बेरी। उस समय सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जानबूझकर एक मुसलमान वार्डन दिया जाता था जिसको जमादार बोला जाता था। इन जमादार को जानबूझकर इसलिए रखा जाता था कि कहीं ना कहीं अपने दिल में ये लोग हिंदुओं को नफरत करते थे। और इन्हीं जमादारों में से एक था मिर्जा खान, जो कि एक पठान था और जेलर डेविड बेरी का राइट हैंड था। वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि ये हिंदुओं को तड़पाने में कोई भी ऐसा कसर नहीं जिसको छोड़ता था। मिर्जा खान को हिंदुओं में तड़पाने में मजा आता था और ये देख के डेविड बेरी को बहुत ज़्यादा मजा आता था। हर एक इस्लामिक जमादार के आंखों में हर एक हिंदू प्रिजनर एक काफिर था, जिनमें से मिर्जा खान भी एक था। इसीलिए मिर्जा खान को डेविड बेरी बहुत ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि इस्लाम में काफिर को तड़पाना या फिर मारना कोई गलत बात नहीं था। जितने भी सारे मुसलमान कैदी थे या फिर मुसलमान जमादार थे, उनके बीच भी दो कैटेगरी थे। बलूची, सिंधी और पठान खुद को प्योरेस्ट ऑफ द प्योर मानते थे और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब और तमिल प्रोविंस से जो मुसलमान जाते थे उनको वो लोग मजाक मजाक में हाफ काफिर बुलाते थे। मतलब एक डिफरेंस था उनके बीच। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब और तमिल प्रोविंस से जो मुसलमान जाते थे वो खुद को बलूची, सिंध और पठान के अंदर मिला जुला नहीं सकते थे। वो एक दूसरे में एक डिफरेंस रहता था। सेलुलर जेल में प्योरली एक पार्शियलिटी चलता था या फिर आप बोल सकते हैं फेवरेटिज्म चलता था। जो इस्लाम को मानने वाले कैदी थे या फिर बोल सकते हैं कि मुस्लिम कैदी थे, उनको अपनी इस्लामिक रिचुअल्स करने के लिए, जैसे कि नमाज वगैरह पढ़ने के लिए काम से छुट्टी मिलता था, उनको अपनी त्योहारों में छुट्टी मिलता था और उनको मुस्लिम गार्ड्स मिलते थे। लेकिन हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ही उल्टा था। हिंदुओं को कोई रिचुअल्स करने के लिए फ्रीडम नहीं था। हिंदुओं को यहाँ तक कि जनेऊ पहनने का भी अधिकार नहीं था। हिंदुओं को कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलता था। मतलब आप ये कह सकते कि वहाँ पे जो हिंदू थे वो दो तरफा तड़पा जाता था उनको। सबसे पहले तो उनका जो मुस्लिम साथी थे, प्रिजनर थे, वो तड़पाते थे। उसी के बाद जो मुस्लिम वार्डन थे वो भी उनको तड़पाते थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता था। सबसे पहले हिंदू कैदियों को आइसोलेट किया जाता था और मुस्लिम वार्डन्स उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और तब तक टॉर्चर करते थे जब तक वो उनका स्पिरिट ब्रेक ना हो जाए। और जब उनका स्पिरिट ब्रेक हो जाता था तब उनको एक स्पेशल ऑफर दिया जाता था और वो स्पेशल ऑफर ये था कि उनको मुस्लिम वार्डन के साथ खाने के लिए बुलाया जाता था। और जनरली इस खाने में कुछ ऐसा होता था जिसको एक बार अगर कोई हिंदू कैदी खा दे तो कभी भी वो वापस अपने धर्म में नहीं जा सकता। जैसे कि गाय का मांस, बीफ आप बोल सकते हैं, जानबूझकर इसको खिलाया जाता था जिससे कि वो विधर्मी हो जाए, अपने धर्म से बाहर हो जाए। जब भी कोई कैदी टॉर्चर से थोड़ा सा भी बचने के लिए मुसलमान वार्डन के साथ जाके बैठ के खाना खा लेता था, सबको पता चल जाता था कि इसको बीफ यानी कि गोमांस खिला दिया गया है। तो जो हिंदू कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, वापस उस कैदी को अपना कम्युनिटी में नहीं मिलाता था, उसको ग्रहण नहीं किया जाता था।
जिससे कि क्या होता था कि हर हफ्ता या फिर 15 दिन में दिखा जाता था कि एक हिंदू कैदी मुसलमान की तरफ जाके नमाज पढ़ रहा है और मुसलमान बन चुका है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि सेलुलर जेल के अंदर खुल्लम खुल्ला एक धर्मांतरण का प्रोसीजर चल रहा था और उसका का पूरा मजा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स। और यही सब सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं वीर सावरकर की एंट्री होती है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। सावरकर सेलुलर जेल के अंदर आए उससे पहले उनका एक बहुत बड़ा कारनामा सेलुलर जेल पहुंच गया था। जब सावरकर को लंदन से, इंग्लैंड से निर्वासित करके भारत लाया जा रहा था, तो फ्रांस के मार्सेली बंदरगाह पे जब जहाज लगा हुआ था तो एक पॉट होल के थ्रू भाग गए थे सावरकर, समुद्र में कूद गए थे और भाग के फ्रांस में पॉलिटिकल शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि रास्ते में ही उनको पकड़ लिया गया। लेकिन जो भी हो, वो जैसे ही पहुंचे उनको डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया गया सेलुलर जेल में, क्योंकि ये इंसान कहीं से भी भाग सकता था। सेलुलर जेल के अंदर, काला पानी के अंदर सावरकर जैसे ही पहुंचे उनको जानबूझकर तुरंत ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत बंदी में रखा गया और उनको ठीक फांसी घर के सामने ही रखा गया ताकि वो हर वक्त जो कैदी फांसी जिनको मिलता था उनको देख देख के डिप्रेस होते रहे और डरते रहे और यहां से भागने की कभी कोशिश ना करे। सावरकर को जेल के अंदर सारे कैदी बड़ा बाबू कह के बुलाते थे और उनको बहुत ज्यादा मानते थे और हिंदुइज्म का वो एक बहुत बड़ा लीडर थे, ये हमको मानना पड़ेगा। और ये बात डेविड वेरी को पसंद नहीं था, ना ही मिर्जा खान को पसंद था। सावरकर देखे कि जब जेल के अंदर एक एक करके हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में, तो उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू किया जिसका नाम उन्होंने दिया शुद्धि। उसमें क्या करते हैं सावरकर कि कैदियों को बुलाते हैं, उनको तुलसी का पत्ता देते हैं और गायत्री मंत्र के थ्रू उनको शुद्धि करके ये बोलते हैं कि तुम फिर से अभी हिंदू हो गए हो, तुमको अपना रिलीजन बदलने का कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह का हिंदुइज्म को सेव करने के लिए और जो जोर जबरदस्त कन्वर्सन हो रहा था सेलुलर जेल में, उसको अगर कोई अपोज कर रहा था तो एक ही आदमी था, वो था वीर सावरकर। सावरकर की इस तरह का शुद्धि का जो प्रक्रिया था, इसको देख के मुसलमान वार्डन्स और मुसलमान कैदी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि उनके खाने में जहर मिला दिया ताकि उसको खा के वो मर जाए। लेकिन थैंक्स टू हिज एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई जिनका नाम था बाबाराव सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर जो उनके बड़े भाई थे, वो किसी भी तरह इनको ये पता चल जाता है कि उनके खाने में जहर मिला गया है और सटीक समय पे वो पहुंच जाते हैं और खाना खाने में ने से उनको रोकते हैं, जिससे कि वीर सावरकर का जान बच जाता है। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है राम रखा जी के बारे में। राम रखा जी पंजाब के होशियारपुर से थे, एक पंजाबी ब्राह्मण थे। बर्मा कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़कर उनको सेलुलर जेल काला पानी में भेजा गया था सजा भुगतने के लिए। वो एक सच्चा ब्राह्मण थे, खुद को एक प्राउड हिंदू मानते थे, लेकिन जेल के अंदर जो वार्डन थे वो मुस्लिम थे और उन मुस्लिम का जेलस का शिकार होते हुए उनका जो यज्ञोपवीत था, जिसे हम जेन्यू बोलते हैं, उसको तोड़ दिया गया और उसको पहनने का बिल्कुल ही मौका नहीं दिया गया। और जेलर भी वही चाहता था कि ये फ्रीडम फाइटर थे। इस चीज को राम रखा ने पूरी तरह विरोध किया और प्रतिज्ञा लिया कि ना मैं खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। तो बिल्कुल हंगर स्ट्राइक में वो चले गए। बाद में जेल के कर्तृपक्ष बहुत ज्यादा ट्राई किए ट्यूब के थ्रू उनको खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए और राम रखा बिना खाए बिना पिए मृत्यु को वरण कर लिया। आज राम रखा को हर कोई धर्मवीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपना धर्म की रक्षा करने के लिए, अपना हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने मौत को वरण कर लिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए उनको धर्मवीर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस था उल्लासकर दत्त जी के बारे में। उल्लासकर जी अलीपुर बम केस में 1908 में पकड़े गए और सबसे पहले तो उनको मौत की सजा मिली, लेकिन 1909 में उन्होंने दोबारा अप्लाई किया कोर्ट में और उसके वजह से उनका जो डेथ सेंटेंस था उसको चेंज करके आजीवन कारावास में बदला गया काला पानी में।
उस वक्त काला पानी में जो जेलर थे उनका नाम था डेविड बेरी। उन्होंने पहले पहले तो उल्लासकर दत्त को जब पहुंचे तो उनको एक टास्क दिया एक दिन कि तुम एक काम करो कि एक दिन में 3 लीटर ऑयल निकाल के दो। उल्लासकर दत्त जी ने इसका पूरी तरह विरोध किया, क्योंकि उनको मालूम था अगर एक दिन एक बेल पूरी ताकत लगा के घूमे तो 2 लीटर से ज्यादा ऑयल नहीं दे सकता, तो 3 लीटर असंभव था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इसकी सजा के रूप में उनसे बदला लेने के लिए बेरी ने क्या किया, उनको हाथ बांध के चेन के थ्रू सीलिंग से लटका दिया। 1 हफ्ते के लिए उनको हाथ ऊपर करके लटका दिया। इस सजा का असर उल्लासकर जी के ऊपर इस तरह से पड़ा कि जैसे ही उनको बेड़ियों से खुला गया तुरंत ही वो बेहोश हो गए, और जब बेहोशी से वापस आए तो उनको हालुजिनेशन होने लगा, अलग अलग चीजें दिखाई देने लगा, पागल जैसे वो बिहेव करते रहे। तो शायद उल्लासकर जी ये एक्शन में कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। इसको पकड़ने के लिए बेरी ने क्या आदेश दिया कि उल्लासकर दत्त जी को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाए। सोचिए थोड़ा जरा किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता था उस वक्त जो कैदी थे। तो जब उल्लासकर दत्त जी को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उनका दिमाग का हालत और डिग्रेड होता गया। आगे जाके सिचुएशन ऐसा हुआ कि एक दिन उल्लासकर दत्त जी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन भगवान का शुक्र है किसी तरह उनको बचा लिया गया। इसी तरह ये सिचुएशन 2-2.5 साल तक रहा। जैसे उनका मेंटल सिचुएशन डेवलप नहीं हुआ तो उन्हीं को 1912 में मद्रास का एक मेंटल असाइलम, पागल घर भेज दिया गया। आजकल मद्रास को चेन्नई बोला जाता है, तो चेन्नई भेज दिया गया। इसी तरह सेलुलर जेल में और एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था लाला रामचंद्र दास। रामचंद्र दास जी को लगातार वायलेंस और टॉर्चर की वजह से इंसोम्निया डेवलप हो गया। इंसोम्निया को साधारण भाषा में स्लीपलेसनेस बोलते हैं, नींद ना आने की बीमारी। ये बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बार बार टॉर्चर किया जाता था, बार बार वायलेंस होता था, अब्यूज किया जाता था, गाली गुलज किया जाता था। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका सर का जो नर्व से दिमाग का वो फटने लगी इंदा उनको कंटिन्यूअसली हेडेक होता रहा। और ये हेडेक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन वो ट्राई किए कि वो सुसाइड करना चाहते हैं, वो जिंदा नहीं रहना चाहते। लेकिन थैंक्स टू सावरकर जी ने उनको कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग किया, समझाया, जिसके वजह से कि रामचंद्र दास ने सुसाइड करने का जो आइडिया था उसको कैंसिल कर दिया, वो जिंदा रहे और वापस आए सेलुलर जेल से। इसी तरह एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस था यंग चार्मिंग फ्रीडम फाइटर इंदुभूषण रॉय का भी। इंदुभूषण रॉय युगांतकारी ग्रुप, जो कि वेस्ट बंगाल का एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, उसका मेंबर थे। अलीपुर बम केस में उनको पकड़ा गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया अंडमान आइलैंड्स में, यानी कि काला पानी में। इंदुभूषण रॉय जब काला पानी पहुंचे तो उनको बार बार कुल्लू में काम मिला तेल निकालने के लिए। कुल्लू का बेल बनकर उनको बार बार काम मिला। ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरियस वर्क होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको बुखार हुआ और डिसेंट्री भी हुआ, यानी कि डायरिया हो गया उनको। तो चाहते थे कि काम बदला जाए। जब वो जेलर को बोले तो जेलर उनको जानबूझकर बाहर का ऐसा कुछ काम दे देता था जिसके लिए उनको मीलों तक चलना पड़ता था। तो जानबूझकर टॉर्चर बढ़ता गया। ऐसा सिचुएशन से आया कि रात में उनको नींद नहीं आई, हाथ में उनके फोड़े हो गए, जिसके वजह से वो खाना भी नहीं खा पाए। तो वो जानबूझकर ये चाहते थे कि किसी तरह एक डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बजाय जेलर ने उनको वापस कुल्लू के बेल में ड्यूटी लगा दिया। ये सब टॉर्चर से तंग आके इंदुभूषण रॉय ने 1912 में अपने ही सेल का जो विंडो था उसका रेलिंग से अपने पहने हुए कपड़े से गले में फंदा लगा लिया, फांसी लगा लिया और मर गए, सुसाइड कर लिए। सोचिएगा कितना ज़्यादा टॉर्चर उस वक्त एक इंसान को किया जाता होगा काला पानी में। पृथ्वी सिंह, जो कि गद्दर पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक थे, उन्होंने जेल के अंदर देखा कि उनके साथ जो साथी रहते हैं उनके ऊपर सेलुलर जेल में बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन टॉर्चर होता था, अमानवीय अत्याचार होता था। इसकी उस चीज़ का विरोध करने के लिए उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। और वो हंगर स्ट्राइक 1 या 2 दिन नहीं,
लगभग 5 महीना यानी कि 150 दिन तक चला। सोचिए कि इंसान जो बिना खाए बिना पिए 150 दिन तक था। और एक समय ऐसा भी आया कि पृथ्वी सिंह किसी के साथ एक सिनोनिम, ये मतलब सिंगल वर्ड से भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं करते थे। यहाँ पर कि कोई सिग्नल भी नहीं देता था, बस चुप से अपना सेल में सोए रहते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया उन्होंने कपड़ा पहनना भी छोड़ दिया, जिसके वजह से उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, वो पूरे दुबले पतले हो गए। लेकिन फिर थैंक्स टू सावरकर, यहाँ पे सावरकर रोल में आते हैं, उन्होंने पृथ्वी सिंह को समझा कि देखो अगर इतिहास में कोई सबसे बड़ा योद्धा था तो शायद वो महाराणा प्रताप ही होंगे। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में जब जरूरत पड़ा तो उन्होंने भी कुछ कदम पीछे हटाते और बाद में अपना ताकत जुटाकर फिर से लड़े थे। तो तुमको तुम्हारा हंगर स्ट्राइक अभी तोड़ना चाहिए, तुम्हारा ताकत वापस समेटना चाहिए और फिर अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। ये सुनने के बाद पृथ्वी सिंह मोटिवेट हुए और पृथ्वी सिंह ने अपना हंगर स्ट्राइक 150 दिनों के बाद तोड़ा था। उसी के लिए पृथ्वी सिंह बाद में वीर सावरकर का धन्यवाद भी देते हैं जब जेल से बाहर निकलते हैं। एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत भरा कहानी है बाबा भान सिंह की। बाबा भान सिंह गद्दार पार्टी के एक मेंबर थे। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको 1915 में अरेस्ट किया गया, आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। एक दिन की बात है कि जब वो काम कर रहे थे तो किसी वजह से उस वक्त जो जेलर था डेविड वेरी, वो उनको गाली दे दिया, बहुत ही गंदी गंदी गालियां दिया। बाबा भान सिंह तो एक सिख थे, गर्म खून के आदमी थे, तो उनको सहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, वापस पलटकर बेरी को भी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा गाली दे दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाबा भान सिंह को बहुत सारा गार्ड मिलके नॉन स्टॉप मारते गए, तब तक मारे जब उनका शरीर से जान ना निकल जाए। मतलब उनको मार मार के मार दिया। सोचिए एक इंसान का हालत सेलुलर जेल में क्या हुआ था उस वक्त। एवरी सप्रेशन हैज ए लिमिट। किसी भी चीज को अगर हद से ज्यादा दबाया जाए तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। अगर एक स्प्रिंग है आपके पास और उस स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो एक लिमिट के बाद आप उसको और दबा नहीं सकते, वो वापस बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल उसी तरह काला पानी में इनमेट्स को जो टॉर्चर किया जाता था, एक टाइम आया जब वो हद पार हो गया और नेचुरली ये हुआ कि उसके अंदर जो इनमेट्स थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, या फिर मैं कहूंगा जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग बाउंस बैक किए। और उनके लिए उस वक्त सबसे बड़ा हथियार था हंगर स्ट्राइक। इसीलिए 1933 से शुरू हुआ हंगर स्ट्राइक। और ये कहां तक जाके पहुंचा, किसी तरह की जो अंग्रेज थे उनका कर्मा वापस उन्हीं को भारी पड़ गया। अगर जानना है तो चलिए जानते हैं हंगर स्ट्राइक 1933 के बारे में। लेट्स सी। 1933 आते आते ब्रिटिशर्स का अत्याचार भारतीय फ्रीडम फाइटर के ऊपर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत कारावास का साइकोलॉजिकल टॉर्चर और दिन भर का शरीर को तोड़ने वाला फिजिकल लेबर, उसी के साथ साथ कम और इनहाइजेनिक खाना और जो ब्रूटल ट्रीटमेंट जैसे कि गाली देना, पीटना, मारना, ये सब के वजह से 1933 में एक बहुत बड़ा मास स्ट्राइक हुआ सेलुलर जेल के अंदर, जिसे 1933 हंगर स्ट्राइक बोला जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले फ्रीडम फाइटर का बाउंस बैक था ब्रिटिशर्स की इनह्यूमैन टॉर्चर के अगेंस्ट में। 1933 को जो मास हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ था वो लगभग 45 डेज तक चला, 45 दिन तक चला। ये स्ट्राइक 12 मई 1933 से शुरू होकर 26 जून 1933 को जाके खत्म हुआ। 1933 का हंगर स्ट्राइक में प्रिजनर्स का मेनली 3 डिमांड थे। सबसे पहला था इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस विद इन द जेल। वो लोग चाहते थे कि उनको सोने के लिए एक बेड दिया जाए, नहाने के लिए साबुन दिया जाए और एटलीस्ट इंसान को खाना योग्य कुछ खाना दिया जाए, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा घटिया मिलता था। और दूसरा कंडीशन ये उनका था, डिमांड ये उनका था कि ह्यूमन ट्रीटमेंट बाय द प्रिजन अथॉरिटीज़। असल में होता था क्या, जो प्रिजनर के अथॉरिटी होते थे वो बहुत ही ज़्यादा गंदा व्यवहार करते थे।
लेकिन प्रिजनर्स ये चाहते थे कि वो एजुकेटेड है सारे के सारे, वो चाहते थे कि उनको लिखने पढ़ने का मौका जेल के अंदर दिया जाए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का मौका भी दिया जाए। और तीसरा जो डिमांड था ये था रिपाट्रिएशन टू प्रिजन्स ऑन द इंडियन मेनलैंड। मतलब वो लोग चाहते थे कि उनको काला पानी से निकालकर इंडिया की मेनलैंड मुख्य भूमि को ले आया जाए और अपना अपना स्टेट्स की जेल में उनको रखा जाए, ना कि काला पानी में रखा जाए। मतलब वो काला पानी से बाहर निकल के भारत के मुख्य भूमि को ट्रांसपोर्ट होना चाहते थे। ये था तीसरा डिमांड। पहले पहले तो अंग्रेजों ने इस हंगर स्ट्राइक को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उनको लगा कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा लोगों की हौसला ऐसे ऐसे टूटता जाएगा और ये हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब 45 दिन तक ये चलता रहा तो उनका दिमाग धीरे धीरे पहले हफ्ते के बाद खराब होना शुरू हुआ। तो वो चाहते कि थे कि किसी भी तरह प्रिजन्स पहले जैसे खाना पीना पहले जैसे करे, नेचुरली खाना पीना करे। इसीलिए 9वें दिन से 9th डे से उन्होंने क्या किया कि एक घोल बनाया जिसमें दूध, अंडा और शुगर था, चीनी था। और इस घोल को जबरदस्ती जितने सारे बंदी थे उनको जबरदस्ती पकड़ के पाइप के थ्रू उनके नाक के द्वार के द्वारा जबरदस्ती उनको पिलाने की कोशिश किए। और इस कोशिश में एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि 3 प्रिजन्स ऐसे थे जैसे कि उनका नाम था महावीर सिंह, मोहित मैत्रा और मनकृष्ण नवदास। ये तीनों को ये लंग्स के अंदर क्या हो गया, वो घोल चला गया, वो दूध का घोल लंग्स में चला गया, जिसके वजह से कि उनको सीवियर बॉडीली प्रॉब्लम्स हुआ, निमोनिया जैसे डिजीज हुआ और तीनों के तीनों मारे गए। 3 कैदियों की मौत के बाद अंग्रेजों को ये लगा कि शायद बाकी जो प्रिजनर्स थे वो डर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका सेल के अंदर जो पॉट्स था उनके अंदर दूध भर दिया। एक छोटा सा कहानी है कि एक दिन क्या हुआ कि सुशील बोल के वहाँ पे एक कैदी थे, वो चिल्ला के बोलते हैं, पास वाले डॉक्टर नारायण रॉय बोल के और एक कैदी थे, उनको बोलते हैं, रॉय साहब बोलिए क्या किया जाए इस दूध का। तो नारायण रॉय बोलते हैं, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो क्या, किक मारो इसे, लात मारो उसे। और देखते ही देखते एक सेल से दूसरे सेल को और दूसरे सेल से तीसरे सेल को और तीसरे से चौथे को यह आवाज़ गूंजता गया और देखते देखते एक दूध का पूरा नहर सेलुलर जेल से निकलता गया। सारे के सारे कैदी इस दूध को लात मारते गए। आखिरकार बहुत ही जल्दी मेनलैंड में लोगों को इस स्ट्राइक का पता चला और ये स्ट्राइक ज़्यादातर पॉपुलेशन की आइज में आया, पॉपुलर हुआ, जिसके वजह से अंग्रेज को हार मारना पड़ा। और सबसे पहले सेलुलर जेल के इतिहास में ऐसा हुआ कि उनको कुछ फैसिलिटी देने पड़े प्रिजनर्स को आफ्टर 1933 के स्ट्राइक के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में पहली बार भारत की मुख्य भूमि में इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन में कांग्रेस 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में जीत के आई। और ये सेलुलर जेल की जितने भी सारे प्रिजन्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। तो उन लोगों ने सोचा ये सही समय है कि यहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग फिर से अपना शोर उठाए, जैसे 1933 में किया था। तो इस बार सारे लोग मिलके फिर एक हंगर स्ट्राइक में गए और इस बार उनकी डिमांड कुछ इस प्रकार थी। इस बार कैदी ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार उनको सेलुलर जेल से निकाल के, अंडमान से निकाल के मुख्य भूमि में ले लिया जाए। सबसे पहला ये उनका डिमांड था। और दूसरी डिमांड ये था कि उनको बेटर स्टेटस मिले। वो चाहते थे कि वो लोग पॉलिटिकल प्रिजन्स है, राजनीतिक बंदी है, इसीलिए उनको डिवीजन 2 का स्टेटस मिले। उस वक्त इंडिया में डिवीजन 2 स्टेटस का जो प्रिजन होता था उनको जनरली क्या होता था, अच्छा खाना, अच्छा रहने की व्यवस्था, ये सब किया जाता था। और तीसरा ये उनका डिमांड था कि जेल के जो हार्श कंडीशंस थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर, अब्यूज करना, ये 1933 के जो स्ट्राइक हुआ था उस वक्त ये डिमांड था कि ये बदला जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ये सुने ही नहीं। ये 1937 तक ऐसा ही चलता रहा। बहुत ज़्यादा फिजिकल काम, बहुत ज़्यादा गालियाँ, बहुत ज़्यादा नॉन वेंटिलेटेड एरिया में रखना और खाना घटिया देना, ये चलता रहा। तो उनको पता था कि ये डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए इस बार वो चाहते थे कि 1937 में जो हार्श कंडीशन है सेलुलर जेल की, ये बदला जाए। और ये जो इस बार जो ज़्यादातर स्ट्राइक हुआ था 1937 का, इसमें मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था,
क्योंकि पढ़ले लिखले की जो सुविधा 1933 में दिया गया था, उसके अंदर कई सारे नेताओं ने मार्क्सवाद से ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुए पढ़ पढ़ के। तो 1937 तक एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, डेमो ऑर्गेनाइजेशन जेल के अंदर शुरू हो गया था, जो चाहते थे कि किसी भी तरह ब्रिटिशर्स हमको यहाँ से निकाल के मेनलैंड तक छोड़ाए और भारत छोड़े। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का, यानी कि आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो टॉप 3 लीडर थे 1937 स्ट्राइक का, वो थे शिव वर्मा, निरंजन सेनगुप्ता और हरे कृष्णा कोनार। ये तीनों मुख्य थे, लीडर थे। और इसीलिए उस वक्त जेल में पहली बार इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, इस तरह का नारा लगने लगा। 1937 का ये हंगर स्ट्राइक जुलाई 24 1937 को शुरू होके अगस्त 28 और 29 1937 तक खत्म हो गया। लगभग 36 से 37 दिन तक ये चला। इस हंगर स्ट्राइक में लगभग 183 से लेकर 225 प्रिजनर ने भाग लिया और ब्रिटिशर्स जितना चाहे कि इसको दबा ले, छुपा ले, लेकिन इस बार ये छुप नहीं सका। किसी भी तरह ये मेनलैंड तक ये इनकलाब का आग पहुंच गया और सारे लोग इसके बारे में लिखने पढ़ने लगे। यहाँ तक कि उस वक्त इंडिया के जो टॉप लीडर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर कोई इसके बारे में आवाज़ उठाया। स्थिति तो यहाँ तक हो गई कि महात्मा गांधी ने खुद लेटर लिख के सेलुलर जेल के जो बंदियां थे उनको बोले कि आप ये जो हंगर स्ट्राइक तोड़ दे। यहाँ पर नए कांग्रेस ने क्या किया था, 8 प्रोविंस में जीत के अपना सरकार बनाई थी और उनके मंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं उस वक्त के ब्रिटिश के जो वाइस रॉय थे, उनके साथ कांग्रेस पार्टी भी इसके बारे में नेगोशिएट करता रहा, जिसके वजह से कि 1937 के ये जो हंगर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। आखिरकार कैदियों का 36 से 37 दिनों का जो मेहनत था वो रंग लाई और इंडिया की जो वाइसराय थे उस वक्त, कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करके उन्होंने सितंबर 22 1937 को सबसे पहले प्रिजनर्स की फर्स्ट बैच को निकालना शुरू किया अंडमान निकोबार की जेल से। और जनवरी 18 1938 तक सारे के सारे जितने भी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, राजनीतिक बंदी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको मेनलैंड तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। और 1939 तक कोई भी राजनीतिक बंदी को कभी भी और सेलुलर जेल के अंदर नहीं भेजा गया। 1946 को अंडमान का सेलुलर जेल हमेशा के लिए ऑफिशियली अबोलिस्ट कर दिया गया, बंद कर दिया गया और कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 23 मार्च 1942 को जापानी सेना अंडमान निकोबार आइलैंड को कैप्चर कर लेते हैं और सेलुलर जेल को अपने अधिकार में ले लेते हैं। उसके बाद उन्होंने वहां सैकड़ों लोगों को मारा, खास करके जिसको भी उनको लगा कि ये एक ब्रिटिश स्पाई हो सकता है, उनको मारते चले गए, जिसके अंदर 45 इंडियन सिविलियंस भी थे, लेकिन उनको मारते चले गए क्योंकि किसी भी हालत में उनको ब्रिटिशर्स को हराना था। जापानियों ने अंडमान निकोबार आइलैंड को अपने अधिकार में लेने के बाद नेताजी वहां पर पहुंचते हैं और 29 दिसंबर 1943 को सबसे पहली बार हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तौर पर सबसे पहली बार उन्होंने वहां पे तिरंगा फहराया था और अंडमान निकोबार का स्वाधीन होने का डिक्लेरेशन किया था। उन 3 दिनों की विजिट के अंदर नेताजी ने अंडमान को स्वराज और निकोबार को शहीद द्वीप के नाम से नामकरण किया था। उस 3 दिन के विजिट के दौरान नेताजी पूरा घूम घूम के पूरी सेलुलर जेल को देखा हुआ था और उस वक्त जो प्रिजनर थे उनको बिना ट्रायल जो दंड दिया जाता था उसका विरोध किए थे, उसको बंद किए थे। 1945 के आखिरी वक्त तक जब जापानी सेना वहां से निकल गई और ब्रिटिश उसे वापस रिकैप्चर कर लिया अंडमान निकोबार आइलैंड को, या फिर हम कह सकते हैं सेलुलर जेल को, तो करने के बाद ब्रिटिशर्स आखिरी वक्त में ये चाहते थे कि अंडमान निकोबार को एक अलग सा देश बना के चला जाए, जिसके अंदर एंग्लो इंडियंस और एंग्लो बर्मीज लोग रहेंगे और उसको एक अलग देश का मान्यता मिलेगा। लेकिन उनका ये चाल कभी भी सफल नहीं हो पाया और अंडमान निकोबार हमेशा ही भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा।
अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो सेलुलर जेल के जो 7 विंग्स टोटल थे उनमें से 2 विंग्स अर्थक्वेक के वजह से टूट चुके हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त और 2 विंग्स टूट गए थे। तो टोटल में अभी सिर्फ 3 विंग्स प्रेजेंट है। फरवरी 11, 1979 को सरकार सेलुलर जेल को एक नेशनल मॉन्यूमेंट के हिसाब से डिक्लेयर कर चुकी है, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर इंडिया गेट। अब सेलुलर जेल का जो 3 विंग्स बचा हुआ है उसका मैक्सिमम एरिया को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है, जहां पे इलाज बिल्कुल मुफ्त है। नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर होने के वजह से अब हर दिन 9 से 5 सेलुलर जेल में टूरिस्ट पहुंचते हैं उसको घूम के देखने के लिए। हर दिन ये खुला रहता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडेज, और हर दिन शाम को यहाँ पर एक लाइट और साउंड का शो होता है जो कि उस वक्त की फ्रीडम फाइटर कैसे इस सेलुलर जेल में अलग अलग कष्ट भुगते हैं उसको दर्शाता है। उसका सेंट्रल कॉम्प्लेक्स में क्ले मॉडल के थ्रू ये दर्शाया गया है कि उस वक्त के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके ऊपर किस तरह का अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो एकदम से बोले तो सेलुलर जेल अब एक टूरिस्ट साइट है और आपको एक बार जिंदगी में जरूर वहां पे जाके घूम के आना चाहिए। जो लोग घुट घुट के मरे, जो लोग पल पल मरे ताकि हम लोग आज़ादी से जी सके, इन लोगों के बारे में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते अब, लेकिन कम से कम ये कर सकते हैं कि जो सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार में अभी उसका अवशेष बचा हुआ है, कम से कम जिंदगी में एक बार वहां जाकर हम लोग घूम के आके अपना ट्राइब्यूट, अपना समर्पण दिखा सकते हैं उन महान लोगों के लिए जिसने इस देश के लिए इतना ज्यादा कष्ट, इतना ज्यादा टॉर्चर सहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए प्लीज डू like, subscribe and share this channel. Thanks a lot for watching. Bye bye.